जरा सोचिए किसी देश के नेता प्रतिपक्ष का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से होता हो कि वो अब पप्पू नहीं है और वो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जहां वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और मंच पर जब राहुल गांधी बैठे हुए होते हैं तब उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सैम पित्रोदा जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और काफ़ी भारी भरकम इंटेलेक्चुअलिटी में वो बातचीत करते हैं। प्रकाश सर मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश सर, राहुल गांधी का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वो अब पप्पू नहीं है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। मेरे पास कुछ सवाल है जो वो उस जो सभा में वो गए थे संबोधित करते हुए, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, उस पर हम आए। उससे पहले उनके इंट्रोडक्शन को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर वो पप्पू नहीं है, इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि अमेरिका में भी इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। अब राहुल गांधी पप्पू हैं नहीं हैं, कभी थे या अब नहीं है, या कभी नहीं थे तो नहीं थे, ये बोलने की ज़रूरत थोड़ी है। अब ये कांग्रेस को बताना चाहिए, सैम पित्रोदा को बताना चाहिए कि ये बोलने की क्यों ज़रूरत है। अगर आप कुछ हैं नहीं तो ये क्यों बोलना है कि हम ऐसे नहीं हैं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। क्या कांग्रेस के अंदर भी एक तबका है जो राहुल गांधी को पप्पू मान बैठा था, अब उनकी नज़र में राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे और इसीलिए सब सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि पप्पू नहीं हैं। बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। तो रणनीतिकार तो इतने बड़े हैं राहुल गांधी की, वो तो देखो नंबर्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। केंद्र के चुनाव देखोगे तो लगातार तीसरी बार, अगर 54 से 99 पहुंचने को राहुल गांधी या उनकी टीम अगर जीत मान रही है, और सैम पित्रोदा को ये बताना चाहिए था, ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका गए हैं कांग्रेस ओवरसीज को संबोधित करने, इंडियन डायस्पोरा से बात करेंगे, अब उसमें अचानक ये कह देना कि पप्पू नहीं है। क्या ओवरसीज में बैठे लोग मान चुके हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं और इसीलिए ये क्लेरिफाई करना पड़ा। ये तो कांग्रेस के ही लोगों को बताना चाहिए। इसके अलावा बहुत कुछ है राहुल गांधी जो अमेरिका में बैठकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस सभा में पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। सबसे पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं, ये यहां पर वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूं, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, ऐसा तो कहीं पर भी दूर दूर तक मैंने आज तक नहीं सुना है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिख ही नहीं और धर्मों के लिए। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सिख ही नहीं और धर्मों में भी मैंने आज तक तो कभी नहीं सुना कि भारत में इस तरीके से लड़ाई चल रही है। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? वो नहीं है, वही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो नहीं है वो, ये देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है इस देश में। जो लोग अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, सब बर्बाद हो जाने के बाद समझेंगे, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक ऐसी स्थिति जो है ही नहीं, वो दिखाकर आपको डराने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बोल रहे थे, अचानक सामने कोई सिख बैठे होंगे, उनसे पूछा कि भाई साहब टर्बन मैन, व्हाट्स योर नेम? तो उसने अपना नाम बताया, तो बोला कि शायद ऐसी स्थिति हो सकती है कि भारत में, एक तरह से उन्होंने कहा कि जैसे सिखों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और भी जो मजहब के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या ऐसी अवस्था है, क्या देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि जहां सिख पगड़ी बांधने को लेकर परेशान हो रहे हों, या
कृपाण रखने को लेकर या कड़ा पहनने को लेकर, ये स्थिति नहीं है। लेकिन बावजूद अगर अमेरिका में राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो ये नैरेटिव देने की कोशिश है कि भारत में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ, और सिखों का नाम उन्होंने इसीलिए लिया कि आपने हाल फिलहाल में देखा है, देखिए जो लोग सिख कम्युनिटी को अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं कि इस देश में 3 या 4% होने के बावजूद भी इस देश की आर्मी में 19 से 20% तक सिख हैं। और ये बात वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि सिख कम्युनिटी, उनका मिजाज और उनकी देशभक्ति पर कभी से कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनकी जो टीम है, जो टीम उनको ये समझाती है कि आपको क्या बात करनी है। राहुल गांधी जब ये बोल रहे हैं तो उनको पता है कि इस देश में बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में एक्टिव हुआ है, जिसको लेकर भारत सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज अपने एक्शन कर रही हैं। अब ये उस मूवमेंट को सिखों से जोड़ देना चाहते हैं। मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, मैं कई बार गुरुद्वारा जाता हूं, मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं गैर धर्मी हूं, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी किसी भी धार्मिक प्लेस पर आ जा सकता है इस देश में। और सिखों को लेकर इस तरह की गलतफहमी जानबूझकर फैलाई जा रही है। फैलाई इसीलिए जा रही है कि जो सिख कम्युनिटी है, जो इस देश के बाहर रहती है, उनके पास पैसा है, पावर है, वो देश में बड़ी मात्रा में डॉलर भेजते हैं, पंजाब में पैसा भेजते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। ये मैंने कहा ना कि साइकोलॉजिकली आपको देने की कोशिश है। अब मान लो कि जो अमेरिका या ब्रिटेन या कहीं भी दुनिया के देश में कोई सिख रह रहा है, अगर वो राहुल गांधी की बात पर यकीन कर रहा है तो वो तो ये मान लेगा कि भाई भारत का इतना बड़ा नेता ये कह रहा है कि अच्छा सिखों के साथ ये सब हो रहा है क्या देश में। तो वो जब आपके देश आएगा तो अपने मन में ये चीज समेटे आएगा। उससे कोई कुछ कहे कुछ ना कहे, वो चाहे बहुत स्वतंत्रता के साथ अपने सब कुछ, भाई कोई सवाल ही नहीं है इस तरह का। लेकिन बावजूद उसके मन में ये संदेह डालने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा मामला जो है भारत में खराब है। और आप ये सोचो कि जब इस देश के ऑपोजिशन का नेता जा करके अमेरिका की भूमि पर, और वो भी तब जब देश में ऑलरेडी अभी चुनाव हुए, सब कुछ क्लियर है, बावजूद इसके अगर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है, तो ये समझने में बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए अजय। अमेरिका के डैलस में राहुल गांधी मौजूद हैं और वहीं पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और अभी भी मुझे लगता है कि वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं मतलब हुए होते तो 240 भी नहीं होते। ये क्या है मतलब अगर आपके 54 से 99 आ गए, आप उसमें अपनी जीत मान रहे हो। जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है वहाँ सब कुछ निष्पक्ष है, और जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है वहाँ पर आप कह रहे हो करके कि निष्पक्ष होते तो 240 भी नहीं होते। ये सारा खेल नैरेटिव का है, क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेस, जो पीछे थिंक टैंक बैठा है, उसने आपको बताया कि ये जो 99 आप लाए हो ये आप जीत गए हो, जनता ने आपको जिता दिया है, आपका नैरेटिव सेट हो गया है, आपकी बात जनता के बीच मान ली गई है, आप सर्वमान्य नेता हो गए हो। राहुल गांधी का रिकॉर्ड यह है कि 2014 में 44 या 45 सीट, 2019 में 54 सीट और अब 99 सीट। इससे ज्यादा की कैपेसिटी अब शायद नहीं होगी। राहुल गांधी ये बात बेहतर समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी खुलेआम झूठ बोला गया, खुलेआम झूठ बोला गया, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये हो जाए। इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा, आप उसी में कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले वो ये कह रहे थे करके कि सरकार बदल देंगे, केंद्र की वो बात कर रहे थे। अभी उन्होंने कहा है कि 240 भी नहीं होते। कुछ दिनों पहले वो भारत में जब थे तब उन्होंने कहा था कि अरे चिंता मत करो, हम आ रहे हैं केंद्र में। ये तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप समझाएं कि क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देश, भारतीय लोकतंत्र जो है ना वो बहुत मजबूत है। ये मजबूती पूरी दुनिया को पता है, और यही चीज़ परेशान कर रही है बाकी लोगों को। उनको पता है कि तमाम झूठ बोलने के बाद ये उनका बेस्ट है। वो सो कॉल्ड जो डीप स्टेट बैठा है और जिन भी प्लेयर्स के द्वारा वो भारत में खेलने की कोशिश कर रहा है, वो उनका बेस्ट है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने भारत में किसी भी तरह से भारत को अव्यवस्था के आग में झोंकने की कोशिश की, किसी भी तरह से भारतीय सड़कों को जाम करने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि आम जनमानस सड़कों पर निकल के एक तरह का विद्रोह कर दे। बहुत प्रयास किया और तरह तरह से चीज़ों को ये करने की कोशिश की, उसको एक इमेज में गढ़ने की कोशिश की कि इस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव तंत्र जो भारत का है, वो सब कुछ मैनेज्ड है।
बावजूद इसके वो नहीं कर सके जो वो चाहते थे। फिर से वो पार्टी या पॉलिटिकल नेता जो जिसके वो खिलाफ लड़ रहे थे, वो आदमी फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बना बैठा। तो उन्होंने अपना बेस्ट किया, बावजूद इसके ये हाल है। तो इसीलिए वो बार बार, अब देखो आप अमेरिका में जाकर कहते हो कि बहुत वो मैनेज चुनाव था, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? मान लो अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, तो किसी भी नेता को क्या करना चाहिए? सारा सिस्टम उनका है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट करती है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। बावजूद इसके कह रहे हो कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रास्ता है? अभी आप तो देश में घूम घूम के ये कह रहे हो कि सिस्टम हमारा है, और फिर अगले ही पल अमेरिका में जाते हो तो कहते हो जी निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। तो कभी कभी झूठ कितना बोलोगे? कभी कभी खुद को तो लगता होगा ना, अरे लगातार तीसरी बार हार गया तो जी निष्पक्ष नहीं। तो वही बात है कि खेल के नियम अपने लिए कुछ और चाहिए, सामने वाले के लिए कुछ और चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको तो पहले यह कर लेना चाहिए, जिन भी राज्यों में उनकी सरकार है, चूंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, जितने विधायक, जितने सांसद चुन के आए, या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि इस देश का चुनावी तंत्र जो है, चुनाव आयोग जो है वो मैनेज्ड है, तो उसको तो पहले बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का। एकदम बहिष्कार कर देना चाहिए कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारे सांसद, ये हमारे मुख्यमंत्री, हम सबको इस्तीफा दिलवाते हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। ये करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा ना कि कर्नाटक में आपकी सरकार है तो वहां सब कुछ ओके है, हिमाचल में चुनी हुई सरकार ओके है, दिल्ली में आप 99 पे रख गए इसलिए चुनाव मैनेज हो गया। तो ये सरासर झूठ बोलने की कोशिश। और ये होता किस लिए है? क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं, भाई वोट तो किया ही, चाहे झूठ सुन के किया या चाहे समर्थन में किया, जिन लोगों ने उनको वोट किया उनको कैसे भरोसा देंगे? उनको कैसे कहेंगे कि, उनको ये बताने की कोशिश बार बार होती है, अरे अरे हम लोग तो जीत रहे थे, ये चुनाव हमारा जीता हुआ था, हार गए देखो, क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर ली, उन्होंने बेईमानी कर ली। ये सबको पता है कि इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है, इस देश का चुनाव आयोग कैसे फंक्शन करता है, सबको पता है, राहुल गांधी भी जानते हैं। लेकिन ये किया जाता है उनके जो, कह लीजिए जो उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको आप क्या कहोगे? तो उनसे ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये देखिए इन्होंने खेल का मैदान बदल दिया, इन्होंने पिच बदल दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इसलिए हम हार गए। यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, उन्होंने आगे भी कुछ कहा है जातिगत जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में ही नहीं है। जातिगत जनगणना ये जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित की स्थिति में। प्रकाश सर वो ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय यानी कोर्ट, जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी कहाँ है? आप देखिए, मतलब कोई उनका रोल नहीं है। वो कह रहे हैं कि मीडिया में देखिए कहाँ है, कहीं नहीं है। और भी बहुत सारे संस्थानों के उन्होंने नाम लिए। बट देन अगर आप रियल लाइफ में आ जाए तो वहाँ पर तो एससी, एसटी, ओबीसी तमाम जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रिजर्व्ड है, आरक्षित है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये बात कहते हैं कि भाई जस्टिस सिस्टम में जो निचली जातियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं। जैसे सिखों को लेकर उन्होंने कहा कि भाई कड़ा पहनने पर रोक है या गुरुद्वारा जाने पर रोक है। तो ये वो नैरेटिव और ये नैरेटिव, और जातिगत जनगणना को लेकर वो इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? उनको एक चीज पता चल गया, जैसे राहुल गांधी 2014 हारे तो 19 तक होश ही नहीं था, समझ ही नहीं आया ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हारने की व्यवस्था कांग्रेस खुद कर चुकी थी। 2019 आते आते उनको राफेल मिला, तो राफेल उससे पहले जीएसटी नोटबंदी करते हुए यूपी चुनाव हार गए 2017 का, उसके बाद राफेल करते हुए 2019 का चुनाव हार गए। 2019 के बाद 21-22 में उनके हाथ ये जाति वाला मंत्र लगा, जाति का नैरेटिव। तो जाति के नैरेटिव को लगा, और एक होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तुमको बता रहा हूँ ना बार बार की, एक झूठ जब पब्लिक डोमेन में कोई व्यक्ति बार बार, वो भी बड़ा लीडर बोलता है, तो 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 में से कुछ लोग होते हैं जो उसको सच मान लेते हैं, जिनको लगता है कि अरे ऐसी कोई बात जरूर होगी, ऐसा कुछ देश में जरूर हो रहा है। जाति वाली नैरेटिव पर हम राहुल गांधी को हम बताएं या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सही है या गलत, 1983 में जो इंदिरा गांधी बोल करके गई हैं जाति व्यवस्था पर, उसको पहले सुनना चाहिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब
अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तई को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। तो जाति पर इंदिरा गांधी जो कह रही हैं और राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं, करीब 40-45 साल बाद, दोनों दो चीजें हैं। दुनिया विज्ञान की बात कर रही है, दुनिया आईटी की बात कर रही है, अब हम एआई की बात कर रहे हैं। 6G पर भारत काम कर रहा है, 5G हमारे यहाँ आ चुका है। ऐसे में एक ऐसा नेता जिसकी दादी बोल करके गई है कि जाति व्यवस्था देश को बर्बाद कर रहा है, वो नेता ये कह रहा है कि जाति व्यवस्था में ही इस देश की सारी समस्याओं का हल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो कर क्या रहे हैं। उनको ये पता चल गया है कि हमने जो अभी किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, इससे हमको 54 से 99 पहुंचने में सफलता मिल गई है। उनको बस इससे मतलब है। वो ये जानते हैं उससे होना कुछ नहीं है। नाटो नाटो करते हुए यूक्रेन बर्बाद हो गया आ जाए, ठीक है ना। अगले जैसा बर्बाद हुआ है वो अगले 100 साल तक यूक्रेन वैसा नहीं हो सकता है। बावजूद इसके इस देश में जाति को सेंटर पॉइंट रख करके ये जाति वाला नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, क्योंकि संघ ने कहा है कि भाई ठीक है, आप जाति की गणना करना चाहते हो, होना चाहिए जाति की गणना। लेकिन ये जाति की पॉलिटिक्स हो रही थी। गणना वाली बात राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भी कर रहे थे। राहुल गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव हार गए इसी पॉलिटिक्स में। और ये पॉलिटिक्स करते करते राहुल गांधी 2024 का भी लोकसभा चुनाव हार गए। 54 से 99 हुए ना राहुल गांधी, और बीजेपी 303 से 240 हो गई। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए गए? नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन यह है कि उनको यह पता लग गया है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसमें फायदा है, और इसमें जातियों में बांटना आसान है लोगों को, ठीक है ना। और राष्ट्रवाद जो है लोगों को बांधे रखता है, धर्म जो है लोगों को बांधे रखता है। ये जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, वो लोगों को जोड़ती है, जातियों को तोड़कर सबको एक कर देती है। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, धर्म बांध देता है लोगों को, जाति पर नहीं बात करने देता। जबकि जाति इस देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हर क्षेत्र में कर ही रही हैं, हर राज्य में कर रही हैं। अब वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि उसमें उसको फायदा हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कह रहे हैं कि देश सबका है लेकिन बीजेपी ऐसा मानती नहीं है। बीजेपी को लगता है कि भाई हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बहुत सारी बातें उन्होंने अमेरिका में की, लेकिन ये एक ऐसा लाइन रहा या एक ऐसा उनके संबोधन में एक चीज़ निकल कर आई है कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी विदेश में, कि देश जो है वो बीजेपी जो मान रही है वो अलग है और हम जो मान रहे हैं वो अलग है। वो ये यहाँ पर वो ये क्या समझाना चाह रहे हैं? अब राहुल गांधी बार बार यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, बार बार यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को ना हमारी बाउंड्रीज निर्धारित हुई थी भारत की, हमारी बाउंड्रीज निर्धारित हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। राहुल गांधी और राहुल गांधी का ज्ञान ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ, और वो ये मान करके चल रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है, क्योंकि उस समय अलग अलग राजा थे कई क्षेत्रों में, जैसे हैदराबाद ले लीजिए या जम्मू कश्मीर ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो अलग अलग थे। बाद में सरदार पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक किया। राहुल गांधी को ये लगता है कि वो सब अलग अलग थे। महाभारत के समय का भारत देख लीजिए, मौर्य वंश के समय का भारत ले लीजिए, जो आज का अफगानिस्तान है, कभी कांधार हुआ करता था। तो भारत कोई 1947 में नहीं आजाद हुआ, वो जन्म हुआ है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यही समझ का फेर है। और उनको ये राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सब अलग अलग हैं और सब जुड़े हुए हैं, लेकिन सब जुड़े हैं उसका कोई आधार होगा ना दोस्त। अगर हम यहाँ से तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ के धार्मिक स्थलों पर यहाँ के नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं, अगर तमिलनाडु से लोग बनारस आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो ये क्या है? सांस्कृतिक वही तो है। अयोध्या तक साउथ से लोग आ रहे हैं राम के दर्शन के लिए, क्यों आ रहे हैं? तो भारत कोई 1947 में नहीं जन्मा है, इसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति है और इतिहास है हमारा। और इसीलिए वो भाव जो है, वो कोर जो है, वो साउथ को नॉर्थ से, नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट से, सबको एक साथ जोड़ता है, और ऐसे मिलकर भारत बना हुआ है। राहुल गांधी यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। वो बताइए, वो कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं
उनको वो जो है दूसरे लैंग्वेजेस की इज्जत नहीं कर रहे हैं। कन्नड़, आप कन्नड़ हो तो आप कन्नड़ नहीं बोल सकते, आप तमिल हो तो तमिल नहीं बोल सकते। अब बताओ ऐसा है क्या? भाषा तो यह है कि हम जिस राज्य में जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारी भाषा को समझ जाए, इतनी। लेकिन वो भाषा के नाम पर लोगों को बता रहे हैं, वो लोगों को क्षेत्र के नाम पर बता रहे हैं। आप बताइए कि किस सिख को पगड़ी बांधने की वजह से, किस सिख को कड़ा पहनने से रोका गया है, बावजूद इस एक साइकोलॉजिकल थॉट वो लोगों के बीच डाल रहे हैं। तो डाल इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बोल के चला जाऊंगा। अब सफाई देने वाले सफाई देते रहे, लेकिन सवाल है कि 100 में से एक आदमी के बीच भी अगर वो चीज मन में घर कर गई तो उसको लग गया ना कि अच्छा भारत में ऐसा सब हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो भारत से दूर रह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। राहुल गांधी पता नहीं किस तरह के माइंडसेट के थिंक टैंकर्स उनके बीच बैठे हुए, वो तो बोल देते हैं, लेकिन वो इनके एक बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए, इसमें जितना देश का नुकसान हो रहा है, देश की छवि का नुकसान हो रहा है, इससे ज्यादा खुद राहुल गांधी का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको ये समझना, हमने अरे घरों में समझाया जाता है कि भाई बेटा घर की जो बातचीत होती है, घर की जो बात होती है वो पड़ोस में नहीं बतानी चाहिए। दो भाइयों के बीच की लड़ाई की बात जिस दिन पड़ोसी से करोगे, आपने आमंत्रण दे दिया पड़ोसी को आपके घर में घुसने का। आप अमेरिका में बैठ के भारतीय जातीय व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। आप आंतरिक लड़ाई लड़ रहे हो ना देश में, लड़ो, करवा लो कास्ट सेंसस और समस्या हल कर दो। और उससे भी बेहतर तो ये होगा, इस देश में बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है, वहां कास्ट सेंसस करो और सबकी समस्या हल कर दो, सबको नौकरी दे दो, सबको पैसा दे दो, धन जायदाद दे दो। और जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो देश के बाकी राज्य भी आपको फॉलो कर लेंगे। बावजूद इसके आप क्या कर रहे हो? अमेरिका में कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार ये आमंत्रण दे रहे हो दूसरे लोगों को आपके आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए, और ये ठीक नहीं है। और ये एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है देश में, और मतलब ये दर्शक भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में अलग अलग स्तरों पर। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मंच पर राहुल गांधी ने तमाम बातें की, और सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन किया, उसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। सैम पित्रोदा कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे लिखिएगा।